नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से बचाव के लिए की जन आंदोलन की शुरुआत। अपने संदेश में लोगों से की हमेशा मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाने की अपील। राज्य में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना आज से शुरू। 25-25 किलोवाट की 10,000 परियोजनाएं की जाएंगी आवंटित। यूपीसीएल के साथ 25 वर्षों तक बिजली खरीदने का होगा अनुबंध। राज्य के दूरस्थ गांव नई संचार तकनीक QDA से जुड़े। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य। आपदा के समय सूचना साझा करना होगा आसान। और उत्तरकाशी में ITBP और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने 6 नई पर्वत चोटियों का किया सीमांकन। LAC तक पहुंचने के लिए 6 नए मार्ग खुले। 15 दिनों तक चला संयुक्त अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों, सर्दियों और आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने, 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। पीएम ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इससे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। हमें अपने प्रयासों की ये गति बनाए रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राज्य के सभी लोगों को कोविड से बचाव के जरूरी उपाय अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर ही कोविड-19 से ये लड़ाई जीती जा सकती है। सोलर फार्मिंग के जरिए स्वरोजगार के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आज से शुरू हो गई। इस योजना में 10,000 लोगों को 25 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। प्रदेश के युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना इस योजना का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने को कहा है। भू परिवर्तन की कार्यवाही में 1 सप्ताह से अधिक नहीं लगना चाहिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की इस योजना में सोलर पैनल लगाने के साथ उसी भूमि पर मौन पालन, फल, सब्जी और जड़ी बूटी जैसे उत्पादन भी किए जा सकते हैं। सोलर फार्म में जलवायु के मुताबिक औषधीय पौधों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। सोलर स्वरोजगार योजना में MSME के तहत सब्सिडी और अन्य फायदे मिल सकेंगे। 25 किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए लगभग 1.5 से 2 नाली जमीन की आवश्यकता होगी। 40,000 रुपए प्रति किलोवाट की दर से कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए संभावित है। राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवाट क्षमता के प्लांट से सालाना लगभग 38,000 यूनिट बिजली उत्पादन हो सकता है। इससे बनने वाली बिजली यूपीसीएल अपने तय दरों पर 25 वर्षों तक खरीदेगी। सोलर प्लांट के लिए ऋण की व्यवस्था भी की गई है। 8% की ब्याज दर पर 15 वर्षों के लिए ऋण लिया जा सकता है। राज्य के दूरस्थ गांव को अब नई संचार तकनीक क्विक डिप्लॉयबल एंटीना यानी QDA से जोड़ा गया है। इस तकनीक के जरिए आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के त्यूणी, चमोली के मलारी और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव के लोगों से बात की। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। मोबाइल सिग्नल न मिलने की वजह से दूरस्थ गांव संचार सेवा से कटे रहते हैं। आपदा के दौरान इससे मुश्किल बढ़ जाती है। SDRF ने इस नई तकनीक की खरीद की है। अब तक NDRF और पैरामिलिट्री फोर्सेस ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहां किसी भी तरह का संचार साधन नहीं है, इस तकनीक से सैटेलाइट के जरिए लाइव ऑडियो वीडियो कॉल की जा सकती है। इससे पहले संचार के लिहाज से कमजोर दूरस्थ और सीमांत गांव में 248 सैटेलाइट फोन भी दिए गए थे। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए किसी भी आपदा के दौरान हेलीकॉप्टर की मदद से QDA स्टेशन स्थापित किया जा सकता है ताकि आपदा की स्थिति को और नुकसान की जानकारी हासिल की जा सके, साथ ही समय पर मदद मुहैया कराई जा सके।
देहरादून के जॉलीग्रांट में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम के ग्लोबल हेल्थ अलायंस के बीच बुधवार को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। ग्लोबल हेल्थ अलायंस विभिन्न कोर्सेज के जरिए पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को क्वालिटी प्रशिक्षण देगा। मोटर बाइक पैरामेडिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मोटर बाइक पैरामेडिक से पर्वतीय क्षेत्रों में मौके पर जाकर मरीजों का तत्काल इलाज किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में ऑनलाइन कार्यक्रम में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों संस्थानों के बीच इस समझौते से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड को काफी लाभ होगा। देहरादून मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाना पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार शाम को मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मेलाधिकारी को कोविड-19 के मानकों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर हरिद्वार की क्षमता का आकलन करने के निर्देश दिए गए। ये भी देखा गया कि स्नान घाटों की कितनी क्षमता है, एक समय में कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर में और घाटों पर मौजूद रह सकते हैं। कुंभ मेले के सुरक्षित आयोजन के लिए पुख्ता कार्य योजना के साथ बड़ी संख्या में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को कहा। मेले में जो भी श्रद्धालु बिना मास्क के दिखेंगे उन्हें निःशुल्क मास्क दिए जाएंगे। उत्तरकाशी में आईटीबीपी और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम ने संयुक्त अभियान में 6 पर्वत चोटियों का सफल आरोहण किया। समुद्र तल से 5,500 से 6,000 मीटर तक की ऊंचाई पर एलएसी क्षेत्र में भारतीय दल ने पेट्रोलिंग की। निम की ओर से कर्नल अमित बिष्ट और आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार की टीम ने 19 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत की थी। 15 दिनों तक चले इस अभियान का 5 अक्टूबर को माड़ा में समापन किया गया। इस दौरान 75 किलोमीटर की दूरी तय की गई। निम के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट ने बताया कि इस अभियान में उन्होंने भारतीय सीमा की ओर से 6 चोटियों का सीमांकन और रूट ओपनिंग कर दी है, यानी एलएसी के लिए 6 और रूटों की खोज कर दी गई है। एडवेंचर का जो पार्ट था उसके अंदर हमने हमारी जो लिंक की एक्सपर्टीज है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पूरे वाटरशेड में 6,000 मीटर प्लस की 6 से ज़्यादा पीकों का सक्सेसफुल स्केल करा और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है कि इतनी हाइट पर इतनी सारी पीक को एक साथ जो कि अनस्केल्ड, अननेम्ड, अनक्लाइम्ड थे अभी तक, उनको हमने सक्सेस करा, विजय करा उनके। केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को सभा मंडल से दर्शन करने की अनुमति मिल गई है। यात्रियों की मांग के बाद देवस्थानम बोर्ड की सहमति से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। केदारनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से मंदिर के अंदर दर्शन पर रोक लगा दी थी। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु मायूस थे। हालांकि अभी गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। केदारनाथ धाम में नई एसओपी जारी होने के बाद देवस्थानम बोर्ड द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके क्रम में तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करते हुए सभा मंडप से दर्शन करने हेतु श्रद्धालुओं के लिए ओपन किया गया है। गर्भगृह में जाने की अनुमति अभी भी प्रदान नहीं की गई है। व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस, वायुसेना की टीमें और डीडीआरएफ के जवानों तैनाती की गई। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि बुधवार को देवस्थानम बोर्ड को धाम में यात्रा की स्थिति की जानकारी दी गई। तीर्थ पुरोहितों से भी इस बारे में बात की गई। माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए थे और हम लोगों से एक बैठक हुई। उसमें सभी लोगों ने ये किया कि सभा मंडप तक यात्री जाएगा और दूर से भगवान के वो करेंगे, दर्शन करेंगे और इसमें सभी लोगों की सहमति से जो है ये कार्य हुआ है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को श्री सभा की ओर से धन्यवाद देता हूँ और जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो अब दूर से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अनलॉक 5 के बाद केदारनाथ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मंदिर परिसर में सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की जा रही है। इन दिनों मनरेगा के तहत केंद्र सरकार की योजना से आच्छादित सूख चुके जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक के मुरानियों गांव के लोगों ने जल संरक्षण को लेकर एक चेक डैम का निर्माण किया है। दुगड्डा के खंड विकास अधिकारी जयेंद्र भारद्वाज ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत सूख चुके जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए मनरेगा के तहत कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ गांव में सुविधाओं का भी विकास हो सके। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी पौड़ी के विशेष प्रयासों से चेक डैम बनाने से सूख चुके पानी के स्रोतों में पानी निकल रहा है, वहीं गांव के नीचे बहने वाली नदी को भी लाभ हुआ है। भारत सरकार द्वारा नदी पुनर्जनन के तहत इस ब्लॉक में 17 ग्राम पंचायतों के
34 राजस्व ग्रामों को चयनित किया गया था। इस नदी पुनर्जनन के तहत चेक डामों पे वायर किट के द्वारा और ये पिरूल से उस चेक डामों पे पिरूल को रोक करके गाद को लगा करके ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके और गर्मियों में इस पानी को रोक करके इसके जो हमारे नीचे जल स्रोत है उसको रिचार्ज किया जा सके तथा वह जब नीचे को जाएगा तो नदियों को पुनर्जीवन करने के लिए एक जो मौका मिले। बता दें कि दुगड्डा ब्लॉक में 4 करोड़ से अधिक रुपए इस मद में 1 वर्ष में खर्च किए जाएंगे। ग्राम प्रधान रेखा देवी ने बताया कि चेक डैम बनने से गांव को बड़ा लाभ मिला है। गांव की नहरों, नालों और प्राकृतिक स्रोतों से पानी चेक डैम में पहुंच रहा है, जिससे सिंचाई करने में बड़ी मदद मिलेगी। चेक डैम निर्माण पानी के रुकाव के लिए बनाया गया है और ये जितने भी मनरेगा के तहत ये महिलाएं जो काम करती है, महिलाएं आए हैं, उन्होंने बनाया। आधे पुरुष लोग भी आए थे और जो प्रवासी लोग भी बाहर से आए थे, उन लोगों ने भी यहाँ पे काम किया। पत्थर तो यहीं पे मिल जाते हैं गदेड़े में। वहीं ग्रामीण विजयपाल सिंह रावत ने बताया कि गांव के कई प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की मदद से इन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। इससे जमीन में पानी के लेवल को बढ़ाने में मदद मिलेगी और खेती को बढ़ावा मिलेगा। गैवियन चेक डैम बनने से हमारे ग्राम पंचायत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। एक तो हमारा ये पानी हमारे नीचे हमारी गोल बहती है, उसमें हमें सिंचाई के लिए 12 महीने भरपूर पानी मिलता है। और दूसरे में इस गैवियन चेक डैम और जो हमने वृक्षारोपण किया था, खंतियों का निर्माण किया था, फार्म पाउंड बनाए, हमें इससे इतना फायदा हुआ। हमारा 40 साल पुराना जो जल स्रोत सूख चुका था, उसमें आज हमने 3 इंच पानी पीने योग्य और हमारे पीने और सिंचाई के योग्य काम आ रहा है। तो जो हमारे खनिज है सर, खनिज हमारे को बहुत दूर से पड़ता है, तो हमने पिरुल के तो यहाँ पिरुल की तो कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पूरा चीड़ के जंगल है, लेकिन पत्थर हमें काफ़ी दूर से ढुलान करना पड़ता है। चंपावत जिले में 10 साल से बंद लघु जल विद्युत परियोजना में फिर से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। जिले के सप्तेश्वर में 1990 में लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। 20 साल तक इससे विद्युत उत्पादन हुआ। इसके बाद तकनीकी कारणों से साल 2010 में परियोजना ने काम करना बंद कर दिया। अब 150 किलोवाट के 2 टरबाइन 300 किलोवाट विद्युत उत्पादन कर रही है। यहां से उत्पादित बिजली को ग्रिड से जोड़ दिया गया है। उरेडा के इंजीनियर PS जंगपांगी ने बताया कि परियोजना को रेनोवेशन के बाद विद्युत निगम ने संचालन के लिए उरेडा को हस्तांतरित किया है। उरेडा इसे PPP मोड पर नोएडा की एक कंपनी के माध्यम से संचालित कर रहा है। कंपनी को 3 साल के लिए रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ ये परियोजना दी गई है। जो सप्तेश्वर परियोजना हमारी है ये 300 किलोवाट की है। हमें ये हैंडओवर UGVN द्वारा हम लोगों को हस्तांतरित हुआ है, जिसमें कि ये खराब स्थिति में मिली थी, बंद स्थिति में मिली थी। जो रिनोवेशन कार्य के लिए था, रिनोवेशन कार्य हो चुका, पूर्ण हो चुका है। जो स्थिति थी अब इसको स्वीकार करने की स्थिति में पूर्ण आ चुकी है, जो जनरेशन अभी कर रही है। सप्तेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना में 4 स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिला है। इससे इन युवाओं में भी उत्साह है। ये सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना 27 सितंबर से चालू हो चुकी है। इसमें 150 किलोवाट की 2 मशीनें लगी हुई हैं। टोटल 300 किलोवाट बिजली उत्पादन होता है, जो सीधे ग्रिड में सप्लाई होता है। इसने स्थानीय 4 लोगों को रोजगार दिया है। इससे स्थानीय 4 लोगों को काफी फायदा हो रहा है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से बचाव के लिए की जन आंदोलन की शुरुआत। अपने संदेश में लोगों से की हमेशा मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाने की अपील। राज्य में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना आज से शुरू। 25-25 किलोवाट की 10,000 योजनाओं की जाएंगी आवंटित। UPCL के साथ 25 वर्षों तक बिजली खरीदने का होगा अनुबंध। राज्य के दूरस्थ गांव नई संचार तकनीक QDA से जुड़े। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य। आपदा के समय सूचना साझा करना होगा आसान। और उत्तरकाशी में ITBP और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने 6 नई पर्वत चोटियों का किया सीमांकन। LAC तक पहुंचने के लिए 6 नए मार्ग खोले। 15 दिनों तक चला संयुक्त अभियान।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।